हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक डबल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गन है वो है कोशिकांग। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कोशिकांग होते क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि ये क्या है, एक सेल है। और सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है या केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रक की जो झिल्ली है उसको तो बोला जाता है केंद्रक झिल्ली, और कोशिका की जो झिल्ली है उसको क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो फ्लूइड या जो लिक्विड भरा रहता है उसी को क्या बोला जाता है, क्या, कोशिका द्रव। अब ये जो कोशिका द्रव है ना, इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं या जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गन, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कोशिकांग। जिसमें से जो फर्स्ट सेल ऑर्गन है वो आपको मैं बताने वाली हूँ, जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोला जाता है, धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग या डबल मेम्ब्रेन युक्त सेल ऑर्गन। ठीक है, अब अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि ये क्या होता है। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, माइटो, और सेकंड जो वर्ड है वो कॉन्ड्रियन। देखिए, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, या इसको बोल सकते हैं धागा या फिर सूत्र, और जो कॉन्ड्रियन है इनका मतलब होता है ग्रेन्यूल्स या कणिका। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की जगह सूत्र कणिका दे दें तो भी आप क्या याद रखोगे कि क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब अपन इसकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ी सा देख लेते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो सर्वप्रथम एक कोलिकर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। किसने की थी, कोलिकर ने। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको जो अल्टमान नामक वैज्ञानिक है, क्या है, अल्टमान, अल्टमान नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनको क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। और जो सी बेंडा वैज्ञानिक है, सी बेंडा, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही नाम दिया था। ठीक है, तीन वैज्ञानिक हैं, कोलिकर ने इनकी खोज की थी, और जो अल्टमान है उन्होंने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था, और जो सी बेंडा है उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, अब देखते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, जो कोशिका जितना अधिक कार्य करती है, यानी जो कोशिका ज़्यादा फंक्शन करती है, उस कोशिका में सबसे ज़्यादा ही क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक सेल है और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर या माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ये आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, ये आपको मैं अब समझाऊंगी कि इसमें कौन कौन से जो ये जो दे रखे हैं ये क्या क्या है, इनके बारे में अपन पहले थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में समझेंगे। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। धोरी का मतलब डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन युक्त क्या है, एक सेल ऑर्गन है। इनमें क्या पाई जाती है, दो झिल्लियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती है अभी आपको बताती हूँ। इसके बाहर की ओर जो उपस्थित बाह्य झिल्ली है, यानी बाहर की ओर जो उपस्थित है उसको तो क्या बोला जाता है, बाह्य झिल्ली, तथा अंदर की ओर जो उपस्थित झिल्ली है उसको क्या बोला जाता है, आंतरिक झिल्ली। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, मैंने बोला कि डबल मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि डबल मेम्ब्रेन युक्त सेल ऑर्गन कौन सा है, तो आप क्या लिखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, यानी जो बाहर की ओर झिल्ली है उसको बाह्य झिल्ली, और जो अंदर की ओर झिल्ली है उसको आंतरिक झिल्ली। अब देखो, इन दोनों झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान उपस्थित होता है, यानी इन दोनों की झिल्लियों के मध्य कुछ स्पेस पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, उसको क्या कहा जाता है, बोला जाता है। जैसे मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ। देखिए, यह क्या है, बाह्य झिल्ली, ये तो क्या है, बाह्य झिल्ली, और ये क्या है, आंतरिक झिल्ली। ठीक है, तो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य में एक अवकाश है, एक स्पेस है, एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया अवकाश। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे अपन चलते हैं। आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर उभार नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, यानी आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर वलयित होकर या कुंडलित होकर एक उभार नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। अब आपको यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्रिस्टी का फॉर्मेशन कौन सी झिल्ली करती है या कौन सी मेम्ब्रेन करती है, यानी आपको पूछ सकता है कि विच मेम्ब्रेन इज फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप क्या बोलोगे, इंटरनल मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली। यानी ये जो आंतरिक झिल्ली है ये क्या कर रही है, एक उभार नुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है। ये देखो, ये उभार नुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कौन कर रही है, कौन, जो आंतरिक झिल्ली है उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। ठीक है,
यहाँ से आपको जो छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपको मैं बताते जा रही हूँ। अब देखो, क्रिस्टी पर रैकेट नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी रैकेट नुमा संरचना पाई जाती है या उपस्थित होती है, जिसे क्या बोला जाता है, F1 कण या F1 पार्टिकल्स। देखिए ये क्या है, क्रिस्टी। इनके ऊपर ये जो छोटे छोटे आपको उभारनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इनको क्या बोला जाता है, F1 पार्टिकल्स या F1 कण। ठीक है, F1 कण। F1 कण तीर, वृंत और आधार से मिलकर बना होता है। देखिए मैं आपको F1 कण को जूम करके दिखाती हूँ। ये क्या है, एक F1 कण है, जिसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सिर बोला जाता है, ये वाला जो पार्ट है उसको वृंत, और नीचे वाला जो बेस है वो क्या है, आधार। तो ये किसका डायग्राम है, एक F1 पार्टिकल का डायग्राम है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ तक अपना हो गया। इसका आधार क्रिस्टी से संलग्न होता है। ये मैंने बताया आपको कि जो F1 पार्टिकल्स है, ये F1 पार्टिकल्स है, इसका जो आधार है वो किससे जुड़ा होता है, क्रिस्टी से। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप ये क्रिस्टी है और इसका आधार है वो सॉरी ये F1 पार्टिकल है और इसका आधार किससे जुड़ा हुआ है, क्रिस्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित द्रव्य मैट्रिक्स कहलाता है। ये आपको पता ही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो उपस्थित जो लिक्विड मटेरियल है ये वाला, उसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक के अतिरिक्त स्वयं का डीएनए भी उपस्थित होता है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, तो वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है कि कौन सा जो कोशिकांग ऐसा है जिसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, ये कौन सा है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा मैट्रिक्स में 70 प्रकार का क्या पाया जाता है, राइबोसोम। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। जैसे कल जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, यानी जो कॉलेज की भी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया था बॉटनी के फर्स्ट पेपर में कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगा, 70S टाइप का राइबोसोम हो जाएगा। और फिर मैंने कल आपको एक क्वेश्चन समझाया था कि जो मॉडल है प्लाज्मा झिल्ली के, वो मॉडल भी पूछे गए थे बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में। तो वीडियो आप रोज देखा करें, आपको जरूर काम आएंगे ये। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये कंप्लीट हो गई किसकी स्ट्रक्चर, एक माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। रिवीजन कर देती हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक माइटो एक कॉन्ड्रेन। माइटो का मतलब होता है थ्रिड या सूत्र, और जो कॉन्ड्रेन है उसका मतलब होता है ग्रेन्यूल्स या कणिका। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर ने की थी, और जो अल्टमान है उन्होंने बायोप्लास्ट नाम दिया था, और बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। जो कोशिका ज़्यादा काम करती है उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। फिर अपन ने यहाँ पे देख ली थी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन है। ठीक है, जो आंतरिक झिल्ली है वो किसका फॉर्मेशन कर लेती है, किसका, क्रिस्टी का, और क्रिस्टी के ऊपर उभारनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। F1 पार्टिकल्स 3 भागों से मिलकर बना होता है ऊपर वाला सिर, नीचे वाला वृंत और आधार। ये जो आधार है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, क्रिस्टी से जुड़ा हुआ होता है। इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या है, या माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है। देखिए, आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस बोला जाता है। आज तक 7th क्लास में, 6th क्लास में, यानी जो छोटी क्लासें हैं उनमें भी पढ़ा दिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया द सेल बोला जाता है कि द पावर हाउस ऑफ आवर सेल। तो क्या बोलते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप निर्मित ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। नहीं, जैसे ही हमारे फूड का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसके बाद जो एनर्जी मिलती है, और एनर्जी यानी एटीपी के रूप में मिलती है अपन को। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, यानी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट एटीपी की फुल फॉर्म। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्तिगृह क्यों कहा जाता है, क्योंकि भोजन के ऑक्सीकरण, जैसे ही हमारे भोजन का, जैसे हमारे फूड का ऑक्सीकरण हो जाता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी किसके रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है। तो ये जो एटीपी के रूप में जो हमें एनर्जी मिलती है, ये कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जहाँ स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी, उसी को क्या बोला जाता है, कोशिका का शक्तिगृह या कोशिका का बिजली घर या द पावर हाउस ऑफ आवर सेल। ठीक है, ये इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आगे देखो,
माइटोकॉन्ड्रिया संचित ऊर्जा को समय समय पर कोशिका को प्रदान करता रहता है, यानी जैसे ही ये इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है तो ये जिस भी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको क्या किया जाता है, ये देता रहता है। एटीपी के एक फास्फेट के टूटने पर 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये आपको याद रखनी है ये वाली लाइन, यानी जैसे ही अपन एक एटीपी के टुकड़े को मतलब तोड़ते हैं या एक फास्फेट के टूटता है जब एटीपी का एक टुकड़ा, तो उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, 7.3। ये भी आपको याद रखना है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है, यानी जो क्रेब्स चक्कर है इसका एक अलग वीडियो आएगा। क्रेब्स चक्कर क्या है ये एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगी, जिसमें जो दो पायरुविक अम्ल है या दो पायरुविक अम्ल के जो अणु हैं उनके अपघटन के फलस्वरूप 38 एटीपी ऊर्जा निर्मित होती है। ठीक है, फिर आगे देखो, शुक्राणु के मध्य खंड का निर्माण, यानी जो शुक्राणु है, शुक्राणु आप जानते होंगे स्पर्म के जो मध्य खंड का जो फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है तथा इस कारण शुक्राणु का मध्य खंड शुक्राणु का ऊर्जा कक्षक या ऊर्जा जो शुक्राणु है उसका इंजन कहलाता है। यह बात हो गई किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त सांसी अंग भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास स्वयं का क्या होता है, डीएनए होता है, अतः यह अपनी जो प्रतिकृति है वो स्वयं बना लेता है। फिर आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जो ईटीएस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो सिस्टम है वो भी भाग लेता है। ठीक है, ये क्या कंप्लीट हुए, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। आपको ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भोजन का ऑक्सीकरण के बाद जो ऊर्जा होती है वो कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा फंक्शन क्या है कि इसमें क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है। फिर अपन बोल सकते हैं कि जो शुक्राणु के मध्य खंड का फॉर्मेशन है वो भी किसके थ्रू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है। ठीक है, आपको आई थिंक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।